कभी सोचा है एक आईपीएल सीजन ड्रीम सीजन से डस्टबिन सीजन में कैसे बदल सकता है? वेलकम टू कच ट्रेंडिंग। आज हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ अचानक से क्या हुआ। 2024 में जब सनराइजर्स फाइनल में पहुंची थी तब नेचुरली 2025 में सबका एक्सपेक्टेशंस ये था कि सनराइजर्स हैदराबाद इस बार ट्रॉफी जीते, और उसी मेंटेलिटी और एग्रेशन के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने ये सीजन की शुरुआत और अपने ओपनिंग मैच में 286 फॉर 6 ऐसा एक जोरदार स्कोर बनाया, आईपीएल का सेकंड हाईएस्ट स्कोर। तभी से सब फैंस को लगने लगा अब की बार 300 पार। लेकिन ये तो होने वाला था नहीं, क्योंकि फर्स्ट मैच के बाद उनका ग्राफ सीधा नीचे गया और उनका डाउनफॉल जो था उससे ये पता चला कि सारे फारवर्स उनके तो फर्स्ट मैच में ही खत्म हो गए, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ दुआ और दुआ ही बचा। फर्स्ट मैच जीतने के बाद अगले सनराइजर्स ने उनके 6 मैच हारे, और हर एक मैच हमारी बेचारी काव्या जी के लिए एक हार्ट ब्रेक था। जहां बात चल रही थी इनके 300 रन बनाने की, वो टीम 120 पे ऑल आउट होने लगी। ये सब फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जो भी सिचुएशन हो सनराइजर्स उसमें फेल हो रही, 190 डिफेंड करना ना भाई ना। और प्रॉब्लम ऐसे हुआ कि ऐसे लगना ये सनराइजर्स हैदराबाद नहीं, इनकंसिस्टेंसी किंग्स हो, क्योंकि हर एक मैच में हर एक दाव पेच उनका उल्टा पड़ने लगा। जहां लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी कि इनकी बैटिंग परफॉर्म करेगी, वहां पे वो 120, 140, 150 के अंदर ही सिमटने लगे। जहां से उनको एक्सपेक्टेशंस थे उनकी बॉलिंग लाइनअप से, वहां पे उनकी बॉलिंग ने भी डिलीवर नहीं किया, क्योंकि जब बैटिंग चल रही थी उनकी बॉलिंग फूस हो रही थी। जिस दिन गलती से बॉलिंग चल रही थी उस दिन उनकी बैटिंग फूस हो रही थी। तो ऑल इन ऑल एज ए यूनिट वो कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाए। बीच बीच में पंजाब और चेन्नई के अगेंस्ट उन्होंने ब्रिलियंस दिखाया, बट तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सीजन तो उनका डूब चुका था। तो ये तो थी जनरल ऑब्जर्वेशंस। लेकिन आखिर कहाँ पे उनसे गलती हुई और कहाँ से उनका सीजन एक्चुअल में सनडाउनर बना? सनराइजर्स जब उनका स्क्वाड बना रही थी तो एक बात बहुत सिंपल थी, उनका कंप्लीट रिलायंस था उनके फायर पावर पे। उनका एक ही मोटो था, बैट फर्स्ट, 300 का स्कोर और मैच जीत जाओ। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम हो रहा था, आइदर देखने मिलता बहुत फायर पावर या फिर एक बहुत बड़ा कोलैप्स, क्योंकि उनके टीम में कोई भी पेशेंस से नहीं खेल रहा था। जब ईशान किशन ने पहले ही मैच में सेंचुरी मारी थी तो सब लोगों ने मुंबई इंडियंस को ब्लेम किया था कि उनका टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ईशान नहीं खेल पा रहा था। ईशान ने इंटरव्यू में कहा कि उसको सनराइजर्स के मैनेजमेंट ने बोला कि तेरा नेचुरल गेम खेल, बट ये सब प्लेयर्स का नेचुरल गेम मिलके सनराइजर्स को कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं दे पाया। ईशान किशन जिन्होंने पहले मैच में सेंचुरी मारी थी, अपने अगले 7 मैच में वो सिर्फ 33 रन्स बना पाए। और ये कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम सिर्फ ईशान तक सीमित नहीं था, क्योंकि यही सेम हुआ ट्रेविस हेड के साथ, अभिषेक शर्मा के साथ, और उनका मिडिल ऑर्डर तो लगभग मिसिंग था, क्योंकि जब भी सब अटैक करने जाते थे आइदर उनकी टीम बहुत अच्छा स्कोर कर पाती थी या फिर सब के सब 100 रन के अंदर ही आउट हो जा रहे थे। अगर ये इंडियन प्रीमियर लीग ना होगी, इंडियन एंटरटेनमेंट लीग होती, तो शायद सनराइजर्स को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते, क्योंकि वो एक बैटिंग मिरेकल देते थे, नहीं तो एक बैटिंग डिजास्टर। तो जो ऑडियंस आते थे उनको मजा तो आता, पर सिर्फ मजे के पॉइंट्स नहीं मिलते। इसके लिए वो धीरे धीरे टेबल के बॉटम तक पहुंचने लगे। और सबसे बड़ी गलती देखी जाए तो उनकी कोर स्ट्रेटेजी में थी, क्योंकि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में कोई भी सिर्फ बैटिंग डिपेंडेंट टीम आईपीएल नहीं जीत पाई। अगर आप मुंबई या चेन्नई का अप्रोच देखोगे तो वो हमेशा एक बैलेंस टीम के साथ जाते हैं, और उन्होंने जो भी टाइटल्स जीते वो 150, 160 वाले मैचेस जीतते हुए जीते हैं। उनका जो अप्रोच था वो बस एक टीम से मेल खा रहा था, और वो थी पीक आरसीबी। जब आरसीबी अपने बैटिंग पे कंप्लीटली रिलाई करती थी, जब उनके पास एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और विराट कोहली जिनमें पूरी एबिलिटी थी कि वो खुद से 200 रन बना पाए। लेकिन उनके स्ट्रेटेजी पे भी एक सबसे बड़ा फ्लॉ था, जीरो टाइटल, क्योंकि सिर्फ बैटिंग से कप नहीं जीते जाते। क्योंकि जैसे उनका होम ग्राउंड बैटिंग स्ट्रेंथ था, वैसे ही कुछ टीम पूरा बॉलिंग डिपेंडेंट होते हैं। तो इन टीम के सामने उनकी वो टीम परफॉर्म नहीं कर पाती, और इसका रिजल्ट ये होता है वो प्लेऑफ्स या फाइनल्स में चोक कर जाते हैं। T20 में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही गोल्डन रूल सनराइजर्स हैदराबाद ने इग्नोर किया, और इसी वजह से इस साल उनका सीजन बद से बदतर होते जा रहा है। लेकिन सब चीज के लिए हम सिर्फ बैट्समैन को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनके डेप्थ तो था। उन्होंने 2 दिग्गज दिए थे, एक पैट कमिंस और एक मोहम्मद शमी। तो प्रॉब्लम तब हुआ जब वो खुद 9, 9.5 की इकोनॉमी से मार खाने लगे। दोनों मिला के उनके मैचेस में सिर्फ 7 विकेट ले पाए, लेकिन शमी 11 की इकोनॉमी से बॉलिंग डाल रहा था। तुम्हारा बैटिंग लाइनअप कितना भी तगड़ा हो, अगर तुम्हारा प्रीमियम बॉलर 11 की इकोनॉमी से मार खा रहा है
तो तुम्हारी टीम इससे कभी उबर नहीं पाएगी। और दूसरा था उनका प्रीमियम स्पिनर एडम जाम्पा, जो सीजन के शुरुआत में इंजर्ड हो गया। तो बात तो सिंपल थी, ना गिर रहे थे विकेट, ना बन रहा था प्रेशर, और इसी वजह से कोई भी सनराइजर्स के सामने हार नहीं रहा था। लेकिन सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग पे नहीं, ये सब डिस्कशन घूम फिर के वापिस आता है ऑक्शन टेबल पे, क्योंकि सिर्फ 4 प्लेयर्स ने उन्होंने अपना पूरा पर्स खर्च कर दिया था। क्लासन, कमिंस, हेड और शर्मा, ये चारों नियरली उनको 80 करोड़ तक पड़े। और इसके अलावा प्रॉब्लम ये था कि उनकी जो कोचिंग टीम थी, डैनियल विटोरी और पैट कमिंस, बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग, फील्डिंग, सब चीजों में इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उनका कोर कभी स्टेबलाइज ही नहीं हो पाया। और यही प्रॉब्लम मुंबई इंडियंस के पिछले साल की टीम में भी दिखी थी, जहां पे उन्होंने लास्ट फिनिश किया था। और इसी स्ट्रेटेजी और ऑक्शन के ब्लंडर की वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि वो टॉप हेवी पर मिडल ऑर्डर और डेप्थ में बहुत लैग कर रहे थे। उसी में एडम जैम्पा का इंजर्ड होना और ब्लेक फिलिप्स के साथ जो हुआ प्रॉब्लम, उसी के वजह से जो ऑलरेडी वीकेंड सनराइजर्स साइड थी, उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े। ऑल इन ऑल सनराइजर्स का जो पूरा सीजन था वो एक रोलर कोस्टर था। पहले मैच में हुई चढ़ाई और उसके बाद से गिराई नहीं गिराई। इससे ये सीखने को मिलता है कि मैचेस सब कुछ नहीं होते, आधा लीग जो है वो ऑक्शन टेबल पे जीता जाता है। और सिर्फ बैटिंग हैवी और एंटरटेनिंग क्रिकेट से आप लीग नहीं जीत सकते। लेकिन एक गुड न्यूज है कि क्रिकेट में हर एक नया सीजन एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और शायद अगले सीजन 300 पार भी हो जाए और सनराइजर्स अपने ऑरेंज आर्मी के लिए एक कप भी लेके आए। तो हमारे सनराइजर्स के सीजन का एनालिसिस यही पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कमेंट्स नीचे लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।